अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 को डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दो मैट्रिसेस गिवन हैं और हमें क्वेश्चन दिया गया है कि हमने ए, बी, सी और डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि एज़ मेंशन है यहाँ पे कि ये दोनों मैट्रिसेस क्या हैं, इक्वल हैं। ये हमें उन्होंने क्वेश्चन में बता दिया कि ये आपस में बराबर हैं। तो अगर कोई मैट्रिक्स बराबर होती हैं तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमारी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ भी आपस में इक्वल होती हैं। इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास a+2 है ये 5 के इक्वल होगा, c-3 जो है ये 8 के इक्वल होगा, b-1 जो है वो 6 के इक्वल होगा और d+4 जो है वो हमारे पास 4 के इक्वल होगा। सो मैंने भी यही चीज़ की, मैंने a+2 को 5 के इक्वल रख दिया, c-3 को इक्वल टू 8 रख दिया, b-1 इक्वल टू 6 रख दिया, d+4 इक्वल टू 4 रख दिया और यहाँ से मैंने 4 इक्वेशंस बिल्ड कर लें। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास है कि मैंने a, b, c और d की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। अब इस इक्वेशन से हमें इजीली a की वैल्यू मिल रही थी। कैसे? a+2 इक्वल टू 5 था। हमें बेसिक ऑपरेशंस तो आते हैं ना मैथ के कि ये प्लस हो रहा है, अगर एक टर्म जो है यहाँ पे प्लस हो रही है तो वो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगी। तो 5 - 2 इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू यहाँ से हमने 3 कैलकुलेट कर ली। सेम इसी तरह b-1 इक्वल टू 6। अब यहाँ पे -1 है, तो जब वो इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा तो वो +1 हो जाएगा। तो 6 + 1 इक्वल टू 7, तो b की वैल्यू यहाँ से हमने 7 कैलकुलेट कर ली। सेम इसी तरह हमारे पास c-3 इक्वल टू 8। अब c-3 इक्वल टू 8 है, ये -3 है, जब हम इसे इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये +3 हो जाएगा। तो c इज़ इक्वल टू 8 + 3, c इज़ इक्वल टू 11, 8 + 3 इक्वल टू 11। ओके, और नेक्स्ट जो लास्ट हमारे पास इक्वेशन थी वो थी हमारे पास d+4 इक्वल टू 4। अब यहाँ पे ये +4 है, जब हम इक्वेशन की दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये -4 हो जाएगा। तो d इज़ इक्वल टू 4 - 4 इक्वल टू 0। अब इस तरह हमने इन 4 इक्वेशंस को यूज़ करते हुए एक a इज़ इक्वल टू 3, b इज़ इक्वल टू 7, c इज़ इक्वल टू 11 एंड d इज़ इक्वल टू 0 वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। सेम ऊपर वाले की तरह यहाँ पे भी मेंशन है कि ये आपस में मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो हम जो है सिर्फ उनको डील करेंगे जिन वेरिएबल्स की हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। लाइक यहाँ पे मैंने x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करेंगे 2x + 1, जैसे ये इक्वल है ना, तो इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होंगी। तो 2x + 1 इक्वल टू 9। यहाँ से मैंने एक इक्वेशन बिल्ड की। अब जब यहाँ से मैंने इक्वेशन बना ली तो मेरे लिए x की वैल्यू निकालना बहुत आसान हो गया। 2x था, ये +1 है, जब हम उसे दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा। 9 - 1 8, और 2 के साथ जो यहाँ पे x जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। 2 × 1 इज़ इक्वल टू 2 एंड 2 × 4 इज़ इक्वल टू 8। तो यहाँ से हमारे पास x इज़ इक्वल टू 4 आ जाएगा। सेम इस तरह जिस तरह मैंने ऊपर इस वाली से भी लाइक सेकेंड एंट्री से भी मैंने इक्वेशन बिल्ड की थी। रीज़न यही था क्योंकि वहाँ पे मेरे पास वेरिएबल प्रेजेंट था, यहाँ भी वेरिएबल प्रेजेंट था। लेकिन यहाँ पे 4 इज़ इक्वल टू 4 ये मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, 7 इज़ इक्वल टू 7 ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, और y इज़ इक्वल टू 5 ये लिखने की ज़रूरत है क्योंकि मैंने y की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो इस तरह हमारे पास x इज़ इक्वल टू 4 आ गया और y इज़ इक्वल टू 5। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सेम इसी तरह जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 किया, ये भी हम वैसे ही करेंगे। अब यहाँ से हमने क्या किया कि मैंने 4 इक्वेशंस बिल्ड की। a + b इज़ इक्वल टू 10, 2d - 1 इज़ इक्वल टू 5, 3b + 2 इज़ इक्वल टू 11, 4 इज़ इक्वल टू c। अब यहाँ से मुझे सबसे पहले 4 इज़ इक्वल टू c से मेरे पास c की वैल्यू आ गई। ओके, अब मैं इसे सॉल्व करने लगी थी। जब मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया, जब मैं यहाँ पे इस इक्वेशन पे आई तो मेरे लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अननोन्स 2 थे। मुझे ना तो a का पता था ना तो b का पता था, तो मैं इस इक्वेशन को पहले सॉल्व नहीं कर सकती थी। तो मैंने इसको यहीं पे रोका और मैं नेक्स्ट इक्वेशन पे गई। नेक्स्ट इक्वेशन से मैंने d की वैल्यू कैलकुलेट की। कैसे की मैंने? 2d - 1 इक्वल टू 5 है, ये -1 है, दूसरी तरफ जाके +1, 5 + 1 इक्वल टू 6। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, और ये जब हम इसे कट करेंगे तो हमारे पास d इज़ इक्वल टू 3 आ जाएगा।
ओके यहाँ से मेरे पास डी की वैल्यू आ गई, यहाँ से मेरे पास सी की वैल्यू आ गई। फिर मैं इसी क्वेश्चन पे मूव किया। अभी भी मैं इसी क्वेश्चन पे नहीं आई क्योंकि ना तो मेरे पास ए की वैल्यू थी ना बी की थी। ओके तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है 3b + 2 = 11। यहाँ से मैंने b की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो मैंने क्या किया कि जो +2 था इसे मैं दूसरी तरफ ले गई, ये -2 हो गया। 11 - 2 9, और यहाँ से 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, और जब हमने इसकी कटिंग की तो मेरे पास b = 3 आ गया। अब मेरे पास b = 3 आ गया, तो मैंने दोबारा मूव किया इस पे, ठीक है, जो इक्वेशन मैं छोड़ के आई थी। अब यहाँ पे b की वैल्यू मैंने 3 पुट की। ओके a + 3 = 10। अब यहाँ पे +3 है, दूसरी तरफ जाके -3 हो जाएगा, तो 10 - 3 = हमारे पास क्या आ गया 7। तो यहाँ से a की वैल्यू 7 आ गई, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 4 एंड d = 3। अब ये हमारे पास एक्सरसाइज का सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी क्वेश्चन नंबर 5 की तरह मैं इन दोनों को तो डील नहीं करूँगी, 5 और 11 को, क्योंकि मुझे पता है 5 = 5 एंड 11 = 11। तो मैं इक्वेशन बिल्ड करूँगी p + q = 6 एंड p - 2q = 0। अब यहाँ पे देखें हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और दोनों इक्वेशन में अननोन दो हैं, मतलब ना तो हमें p की वैल्यू पता है और ना ही हमें q की वैल्यू पता है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इन इक्वेशंस को मैंने नेम दे दिया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का, और मैंने क्या किया, अब मुझे इनमें से एक जो वेरिएबल है इसे एलिमिनेट करना था। लाइक या तो मुझे p एलिमिनेट करना था या q। अब q को एलिमिनेट करने के लिए मुझे पहले ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ता ताकि यहाँ पे 2 होता, और फिर मैं ब्ला ब्ला, इसे हम नहीं डील कर रहे। ओके तो ये हमारे पास p अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि सब्ट्रैक्ट करने से मेरे पास ये p एलिमिनेट हो जाएगा और q की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 को माइनस कर दिया इक्वेशन 1 में से। जब हम माइनस करते हैं इक्वेशन को, आपको पता है कि जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो p के साथ प्लस था, यहाँ माइनस आ गया, -2q था, मतलब इसके साथ माइनस था, इसके साथ प्लस हो गया, और ये 0 जो है वो नॉन नेगेटिव डिजिट होता है, तो हम इसके साथ नेगेटिव नहीं लगा सकते। ओके तो ये 0 0 ही रहेगा। अब यहाँ से देखें, जब मैं इसे करूँगी सॉल्व तो p और -p कैंसिल आउट हो जाता है। +q और +2q जो है वो हमें 3q आंसर देता है। 6 + 0 जो है वो हमारे पास 0 आंसर देता है। ओके सॉरी 6 + 0 जो है हमारे पास 6 आंसर देता है। ओके अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेम इस तरह जिस तरह हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, और जब वो डिवाइड होगा तो वो हमारे पास q 2 आंसर देगा। यहाँ से हमारे पास q = 2 आ गया। अब आप इस q = 2 को चाहें तो इक्वेशन 1 में पुट कर दें, चाहें तो आप इक्वेशन 2 में पुट कर दें, इट्स अप टू यू। मेरे लिए जो फिजिबल था वो इक्वेशन 1 था, तो मैंने उसमें पुट किया। ओके तो जब मैंने उसे q = 2 को इक्वेशन 1 में पुट किया तो हमारे पास इक्वेशन 1 थी p + q = 6। अब इस q की जगह मुझे इसकी वैल्यू पता चल गई है, तो मैंने 2 पुट कर दिया। ओके तो अब यहाँ +2 है, दूसरी तरफ जाके -2 हो जाएगा। 6 - 2 = 4। सो यहाँ पे हमारे पास q की वैल्यू जो है वो 2 आ गई, और जो हमारे पास p की वैल्यू है वो 4 आ गई। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।